बीपीएससी के द्वारा जब से प्राथमिक का रिजल्ट घोषित किया गया है तब से ही ये सवालों के घेरे में है। कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं कि सीटेट अपियरिंग में जो अभ्यर्थी सीटेट में फेल हो रहा है उसका रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी प्राइमरी के रिजल्ट में शो कर रहा है, उसका क्या कारण है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो कट ऑफ से भी ज़्यादा है, बावजूद इसके उनका चयन नहीं हुआ है। कुछ कैटेगरीज में सीटें खाली होने के बावजूद भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है जबकि सीटें खाली हैं। इन सब के रिगार्डिंग बीपीएससी को जो चेयरमैन है उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से इन सब का स्पष्टीकरण दिया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये ट्वीट मैं दिखा देता हूँ। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को 2:53 यानी लगभग 3 बजे दोपहर में उनके द्वारा किया गया। देखिए क्या क्या प्रश्न, और एक क्यू टाइप का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का ये उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए पहला प्रश्न है, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। वहीं प्रश्न कि अगर सीटें खाली हैं किसी कैटेगरी में और क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर किसी कैंडिडेट का है तो फिर उसका चयन क्यों नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हुआ हूं। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करके सफल क्यों घोषित किया गया है। सीटेट के असफल उम्मीदवारों को पीआरटी में क्यों सफल किया गया है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला है। तो इसके जवाब में देखिए संभावित कारण उन्होंने बताया है। पहला बताया है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। तो उच्च माध्यमिक में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या फिर प्राइमरी में भी जो प्रथम दृष्टया डॉक्यूमेंट देखने में ही अगर वो फेक लग रही है, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि डॉक्यूमेंट को हमने बारीकी से अध्ययन किया है, अगर उसका डॉक्यूमेंट देखने में ही फेक लग रहा है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे 10,000 से अधिक लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। मतलब कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए फिर से, भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि मेन पेपर में तो पास हैं, लेकिन लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था उसमें वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 4800 है। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि अगर आप बीपीएससी के जो मेन पेपर है अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, कट ऑफ से ऊपर भी लाते हैं, लेकिन इन केस अगर आप लैंग्वेज वाले में फेल हो गए हैं तो ये शर्त रखी गई थी नोटिफिकेशन में कि लैंग्वेज यानी क्वालिफाइंग वाला पेपर जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एक तरीके से पास माना जाएगा मेन पेपर में। तो ऐसे 4800 लोग हैं जो कि भाषा के पेपर में ही असफल हो गए हैं, और भले ही वो मेन पेपर में पास क्यों ना हो, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स क्यों ना हो, इनका चयन निरस्त कर दिया गया है। अगला कारण देखिए, आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि वो एससी कैटेगरी से हैं और एससी में सीटें खाली हैं, और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि एससी में सीटें खाली होने के बावजूद भी, कट ऑफ से ऊपर रहने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में उन्होंने यही तर्क दिया है कि अगर उन्होंने सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, प्रमाण पत्र नहीं लगाया था, या फिर आवेदन करते समय दावा नहीं किया था, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उस हिसाब से वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो रहे होंगे, इस वजह से उनको एक तरीके से अपनी एससी कैटेगरी में नहीं मिला है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद मचा हुआ था। अगला देख सकते हैं, रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण। अब इसके बाद से देखिए, सभी परीक्षा फल सशर्त है। सीटेट के बारे में उन्होंने बताया है कि जो असफल हो गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको बाहर कर दिया जाएगा, और बीएड अभ्यर्थी के लगभग 10,000 रिजल्ट भी हैं इसमें शामिल। बहुत सारे अभ्यर्थी जो दावा कर रहे थे उनका यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो बीएड है उनका रिजल्ट जारी किया गया है, मतलब कि बीएड भी हैं और डिप्लोमा डीएलएड भी हैं। अब चूंकि उन्होंने स्विच करने का मौका दिया था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए थे तो उनको स्विच करने का मौका मिला था कि बीएड से आप डीएलएड में स्विच हो जाइए। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। अब ये सभी चीज़ों को लेकर के अफवाही फैलाई जा रही है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ मेंशन कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर इन केस कोई अभ्यर्थी, देखिए अब वहाँ पर वो फिजिकली सबका तो डॉक्यूमेंट चेक कर नहीं रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने स्विच कर दिया, बीएड से डीएलएड में स्विच कर दिया, ठीक है,
उस कंडीशन में क्या होगा कि अब आयोग को तो पता है कि आपने स्विच किया यानी आप डीएलएड कैंडिडेट हैं, और इन केस अगर आपका नंबर उसके बराबर है तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। कहने का मतलब कि जो रिजल्ट तैयार होता है वो सॉफ्टवेयर से तैयार होता है। सॉफ्टवेयर वेबसाइट को अगर आपने ये बताया कि मैं डीएलएड हूँ, तो फिल्टर आउट जब किया जाएगा तो आपको डीएलएड ही तो मान करके वो चला जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे बहुत से बीएड कैंडिडेट हैं जो कि जानबूझ करके अगर बीएड को डीएलएड में स्विच किए होंगे और ओरिजिनली उनके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट डीएलएड को मान करके जारी हो गया होगा। तो ऐसे यहाँ पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डिप्लोमाधारी भी हैं, यानी बीएड के साथ डीएलएड थे, और इस वजह से ऐसे बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके बाद से देखिए, जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक। कहने का मतलब कि जो आपने 3 प्रेफरेंस भरे थे, उन 3 प्रेफरेंस में से आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जिला अलॉट कर दिया गया है, और अगर इन केस नहीं हुआ है, अगर आपका मेरिट सही भी था और इन केस नहीं हुआ है, तो ये साफ कह रहे हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको दे ही दिया जाए। तो ये कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है आयोग की तरफ से रिजल्ट में हो रही विसंगतियों को देखते हुए। कुछ और सवाल हैं जिसको निश्चित तौर पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और सबसे बेहतरीन तो ये होता है आयोग ने अभी तक इतने साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराया, सभी प्रक्रियाएं इतनी फास्ट और सुचारू रूप से चल रही हैं। आयोग सबकी कैटेगरी भी मेंशन कर देता, साथ ही साथ सबकी जो मार्क्स हैं वो भी जारी कर देता। कुछ और अनसुलझे हुए प्रश्न है कि महिलाओं का नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया, और बिना नॉर्मलाइजेशन के आखिर उनको पुरुषों की सीट पर किस आधार पर भेजा गया। जाहिर सी बात है महिलाओं को पुरुषों के सीटों पर भेजा जा सकता है, भले ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है बावजूद इसके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, जजमेंट है कि वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल हो, रिजर्वेशन किसी भी प्रकार का हो, अगर कोई एक मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो वो ओपन सीट पर फाइट करेगा ही करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी योग्यता को आप दरकिनार कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक महिला कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, अगर आप महिला को मेल की सीट पर नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि महिलाओं के लिए जो 50% रिजर्व है और बाकी के जो 50% बच रहे हैं वो पुरुषों के लिए आप रिजर्व कर दे रहे हैं। अगर महिलाओं को पुरुषों के सीट पर नहीं ले जा रहे हैं तो रिजर्वेशन तो केवल महिला को दिया गया ना लिंग के आधार पर। तो फिर अगर महिला अगर पुरुषों के सीट पर नहीं जाती है तो फिर ये मान लिया जाए, इसका दूसरा पक्ष ये हो जाएगा कि पुरुषों के लिए भी 50% रिजर्वेशन हो गया। तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी कि महिलाओं को केवल महिलाओं की सीट तक रोका जाए। अगर उनका मेरिट ज्यादा था, पुरुषों से ज्यादा था, तो वो पुरुषों की सीट पर ओवरलैप करेंगी ही करेंगी, ये नेचुरल सी चीज है। लेकिन इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, एक ऑथेंटिक प्रोसीजर होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब आपने महिला और पुरुष का पेपर अलग अलग लिया था तो आप एक ही मेरिट अगर बना रहे हैं, कॉमन मेरिट बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये चाहिए कि आप नंबर को नॉर्मलाइज करें ताकि सबका डिफिकल्टी लेवल एक समान है। अब पुरुषों का जो पेपर था और महिलाओं का जो पेपर था उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस था, इस वजह से आपने उनको नॉर्मलाइज किए बिना ही चूंकि एक पैमाने पर ला दिया, जो कि गलत है। ये चीज़ें गलत है। महिलाओं को ओवरलैप कराना सही है, वो बिल्कुल सही डिसीजन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरलैप कराने का सही तरीका ये होगा कि पहले आप नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर जारी करिए, उसके बाद जब ना आप नॉर्मलाइज करेंगे तब एक लेवल में आएगा। और बिना आप एक लेवल में लाए, नॉर्मलाइज किए बिना अगर आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो ये सीधे तौर पर मेल कैंडिडेट के साथ धोखा है, क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा टफ था महिलाओं के पेपर की तुलना में। इन सब के बारे में भी निश्चित तौर पर आयोग को बोलना चाहिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में, इन सभी प्रश्नों के बारे में भी जवाब दे ही उनकी तय होनी चाहिए कि जब 50% रिजर्वेशन था तो सही तरीके से अगर वो ओवरलैपिंग करते तो ये सभी प्रश्न शायद नहीं उठ रहे होते। इन सभी मामलों में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।